नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहलवान और कांग्रेस के टिकट से चुनाव में उतरी विनेश फोगाट के सामने कैप्टन बैरागी को उतारा है। सियासत में आने से पहले योगेश बैरागी सीनियर पायलट रह चुके हैं। बीजेपी ने जुलाना सीट पर कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट देकर पिछड़े वर्ग को साधने का काम किया है। जुलाना विधानसभा सीट जाट बाहुल है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 81,000 जाट वोटर्स हैं, जबकि हल्के पिछड़े वर्ग के 33,608 वोटर हैं। इसके अलावा इस सीट पर 29,661 वोटर्स अनुसूचित जाति से आते हैं। ऐसे में बीजेपी ने नॉन जाट कार्ड खेलते हुए पिछड़े समाज से आने वाले कैप्टन योगेश बैरागी को मौका देकर ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की है। अब सवाल है कि क्या बीजेपी का ये कार्ड काम आएगा या विनेश फोगाट के दांव के सामने चित हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 21 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने 2 मुसलमान उम्मीदवार भी उतारे हैं। पार्टी ने फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुनाहना से एजाज खान को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडला से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अनिल विज को अंबाला कैंट और कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हर पार्टी बंद करती रहती है। पहले अमित शाह ने कहा था कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं और फिर बाद में साथ मिलकर सरकार बना ली, और अब तेजस्वी यादव ने भी नीतीश के लिए दरवाजे बंद किए हैं। दरवाजे बंद तेजस्वी यादव के द्वारा कहते ही लोग राजनीति में एक बार फिर उलटफेर की संभावना को बल देने लगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का 3 बार कल्याण कर दिया, अब उनके लिए सभी दरवाजे बंद हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें गठबंधन में वापस आने की तड़प उठती है तो गिड़गिड़ाकर हमारे पैर पकड़ लेते हैं कि हमको ले लीजिए, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। फल देने वाले वो तो हैं ही नहीं, फल देने वाली जनता होती है। उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है उन लोगों को, अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि दोबारा जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो नीतीश के इस बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है कि नीतीश एनडीए में हैं। आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने जो महसूस किया, अब दोबारा तिबारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उधर जाने की बात नीतीश कुमार करें। लेकिन उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है कि इसको बोलने की क्या जरूरत है, वो हैं ही एनडीए में और रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि इंटरनल सर्वे के अनुसार कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में 85 सीटें मिलेंगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने जोर देकर कहा कि सभी पार्टियां इस तरह के सर्वे कराती हैं। हमारा सर्वे जिसमें 150 सीटें शामिल थी, हमें 85 सीटें जीतते हुए दिखाता है। महाविकास आघाड़ी मिलकर लड़ेगा और महाराष्ट्र के लोगों के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने कांग्रेस को और बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी संख्या में रैलियां करने का अनुरोध किया है। बता दें, महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी शामिल है। बता दें, 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 13 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिससे एमवीए को 31 सीटें मिल गईं। सत्तारूढ़ गठबंधन को महज 17 सीटें मिली। बीजेपी को राहुल गांधी का अमेरिकी दौरा काफी परेशान कर रहा है। वो लगातार राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई है। राहुल गांधी के सिख वाले बयान पर बीजेपी ने अपनी बीजेपी की फौज उतार दी है। न्यूज चैनल भी कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी जी का वीडियो काट छांट कर चलाया और उसे सिखों से जोड़ दिया। इसमें राहुल गांधी जी ने सबको समान अधिकार देने की बात कही थी, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। याद रहे, ये देश राहुल जी के खिलाफ बीजेपी की नफरत और झूठ का करारा जवाब दे चुका है। वैसे ये आक्रोश तब कहाँ चला जाता है जब बीजेपी के नेताओं ने पंजाब और हरियाणा से आए किसानों को आतंकी, खालिस्तानी, मवाली और गुंडा कहा था। पंजाब, हरियाणा और बाकी देश से आए 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए और नरेंद्र मोदी ने कहा, मेरे लिए मरे क्या। मोदी सरकार ने किसानों की राहों में कीलें बिछा दी, उन पर गोले दागे गए। बीजेपी के सांसद पंजाब के किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बताते हैं। बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही कह रही है। बीजेपी का कहना है कि वो अमेरिका में देश की बुराई कर रहे हैं। न्यूज एंकर भी इसको आगे ठेलने पर लग गए हैं। फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदेशों के दौरे का वीडियो बनाकर दिखाया है कि मोदी ने भारत की कितनी बुराई की है, लेकिन बीजेपी वाले उनको राष्ट्रभक्त कहेंगे। कांग्रेस ने दिखाया है कि मोदी एक देश में कहते हैं कि
लोग सोचते थे कि पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो हिंदुस्तान में पैदा हुए। दक्षिण कोरिया में यही बात रिपीट करते हैं और कहते हैं ये कोई देश है, ये कोई लोग हैं, चलो छोड़ो चलें कहीं और। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दोहा, कनाडा, लंदन में भी भारत सरकार की बुराई करते हैं और अपनी तारीफ करते हैं। इसको ट्वीट कर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि भक्तों, ये विदेश जाकर देश के बारे में बोलने वाला तुम लोगों का जुमला अब बासी और पुराना हो गया है, कुछ नया खोजो। और हाँ, लगे हाथ ये बताओ कि चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, दोहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन में की हुई इनकी निर्लज्जता का जवाब कौन देगा। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर राज्य में अस्थायी तौर पर अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मैतेई बहुल इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और थौबल जिले में मंगलवार सुबह 11 बजे से अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया है। राज्य में बीते 1 सितंबर से भड़की हिंसा के बाद राजधानी इम्फाल और आसपास के इलाकों में छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य के पुलिस प्रमुख को हटाने की मांग को लेकर छात्रों के विरोध मार्च के दौरान मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई, जिसमें 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरक्षण पर अमेरिका में दिए गए बयान के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने निशाना साधा। मायावती ने कहा कि केंद्र में लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। मायावती ने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। उन्होंने कहा कि जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले हमें इस बात की चिंता थी कि संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे लिए ये फेयर गेम नहीं था। शिक्षा व्यवस्था पर RSS ने कब्जा कर लिया है, मीडिया और जांच एजेंसियों पर कब्जा है। हम ये लोगों को बता रहे थे, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। इसके बाद मैंने संविधान को अपने साथ रखना शुरू कर दिया और लोगों को सब समझ में आने लगा। भारत के गरीब और पीड़ित लोगों को समझ में आ गया कि अगर संविधान गया तो सब कुछ चला जाएगा। गरीब लोगों को ये समझ में आ गया कि ये लड़ाई संविधान को बचाने वालों और इसे खत्म करने वालों के बीच है। राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना का मुद्दा भी बड़ा हुआ। ये सब चीजें अचानक से साथ हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक निष्पक्ष चुनाव में भाजपा इतनी सीटें जीत सकती थी। उनके पास वित्तीय सहायता थी। उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट लॉक कर दिए। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। पूरा चुनाव अभियान इस तरह से तैयार किया गया कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपना काम कर सकें। जिन राज्यों में वो कमजोर थे उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया, जहां वो मजबूत थे वहां अलग तरीके से डिजाइन किया गया। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, मैं इसे नियंत्रित कंट्रोल्ड चुनाव मानता हूं। राहुल गांधी ने अमेरिका में PM मोदी के भगवान वाले बयान का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा कि चुनाव प्रचार के अभियान के आधे समय तक मोदी को नहीं लगा था कि वो 300 से 400 सीटों के करीब पहुंच गए हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधा भगवान से बात करता हूं, तब हमें पता चल गया था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के रूप में देखा। नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन टूट गया है। उन्होंने कहा कि सरकार और 2 या 3 बड़े बिजनेस के बीच बड़ी सांठगांठ है। OBC और दलितों को धोखा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में भी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। राहुल गांधी ने वर्जीनिया में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनावों को जिक्र किया और PM मोदी के अलावा RSS पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के 3 महीने पहले हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए। हम सोच रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए। मैंने कहा देखा जाएगा और हम चुनाव में गए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल गया। कुछ लोगों ने कहा कि डर नहीं लगता, अब डर निकल गया है। मेरे लिए ये दिलचस्प था कि बीजेपी और PM मोदी ने जितना डर फैलाया था, छोटे व्यवसायों और एजेंसियों का जितना दबाव बनाया गया, ये सब गायब हो गया। संसद में मैंने प्रधानमंत्री को बिल्कुल करीब से देखा और मैं आपको बता सकता हूं कि मोदी का आइडिया, 56 इंच की छाती, ईश्वर के साथ सीधा संपर्क, ये सब अब जा चुका है। अब ये सब
इतिहास हो गया है। राहुल गांधी ने संघ को लेकर कहा कि आरएसएस का मानना है कि कुछ राज्य दूसरों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरों से कमतर हैं, कुछ धर्म दूसरों धर्मों से कमतर हैं और कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से कमतर हैं। सभी राज्यों के अपने इतिहास और अपनी परंपरा है। आरएसएस की विचारधारा है कि तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी ये कमतर भाषाएं हैं। इसी बात की लड़ाई है। ये लोग भारत को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं समझती है कि ये देश सभी का है। भारत एक संघ है। संविधान में ये साफ साफ लिखा है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ। वो कहते हैं कि ये संघ नहीं है, ये कुछ अलग है। आरएसएस और पीएम मोदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में दिए गए बयानों के बाद बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी बताया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इस जिम्मेदारी का पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कई मामलों में वाजपेयी जी बाहर देश का प्रतिनिधित्व करते थे। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, लेकिन राहुल कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार हारने के कारण वो बीजेपी, संघ और मोदी के अन्य विरोधी हो गए हैं और वो ये विरोध करते देश का ही विरोध करने लगे हैं। वो लगातार देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशद्रोह के अंतर्गत ही आता है। संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी किसने लगाई? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पर वो ना भारत से जुड़ पाए, ना भारत के लोगों से जुड़ पाए। राहुल गांधी पर एक के बाद एक नेता बोलने के लिए उतर गए हैं। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी डर का माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। राहुल गांधी को ये सहन नहीं होता और इस कारण वो एक डर का माहौल बना रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के रहते सिखों की पगड़ी उतारी जाती थी, चेकिंग होती थी, उनके केश काटे गए, जलाया गया। कांग्रेस के रहते दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम हुआ। कुल मिलाकर राहुल के अमेरिका दौरे से बीजेपी तिलमिला गई। राहुल गांधी पर फिर गिरिराज सिंह बोले हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस जो आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, सिखों का कत्लेआम करती रही, अब सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। गिरिराज ने आगे कहा कि जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन भी ज्यादा करते हैं। राहुल गांधी तो कहते थे कि हम 400 सीटें लेंगे। मैं लिख के देता हूँ, कहाँ गई 400 सीटें? इतना थेतरई, इतनी थेतरोलॉजी नहीं देखा हमने कभी। इनके प्रश्न का जवाब देना खुद को बिलो द बेल्ट ले जाना है। वो विपक्ष के नेता हैं। जो आदमी 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रास्ते पर पहुंचा दिया, उस पर क्या बोले? राहुल गांधी को जवाब देना मूर्खता से भरा है। इससे एक दिन पहले गिरिराज सिंह ने राहुल को देशद्रोही बताया था। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने ये पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। लेटर में लिखा गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े कई काम अटके हुए हैं, फाइलों पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और बल मिल गया है। वहीं आपने भी बयान जारी कर भाजपा को घेरा है और कहा है कि भाजपा दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए चोर रास्ते अपना रही है। कांग्रेस ने मंगलवार को सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर एक बार फिर कई सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम कई खुलासे कर रहे हैं। हम पिछले 8-10 दिनों से सेबी चीफ के विभिन्न कंपनियों से आर्थिक रिश्तों का खुलासा कर रहे हैं। अभी तक सेबी और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जवाब नहीं आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब दिया। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुश से कितने रिश्ते थे और कैसे बैंक खाते में कितने पैसे किस साल में आए? उन्होंने कहा कि आईसीआईसीआई ने जवाब दिया, हमने जवाब के एवज में और सवाल किए। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीआईसीआई का जवाब धुलमुल था और इसमें कोई तथ्य नहीं थे। आईसीआईसीआई ने हमारे खुलासे के जवाब दिए, लेकिन हमें अभी तक सेबी और प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया है। पवन खेड़ा ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एक कंपनी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया था, जो कि 7 मई 2013 में रजिस्टर हुई थी। ये कंपनी माधवी बुच और उनके पति की है, लेकिन माधवी बुच ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खंडन किया था। उन्होंने कहा कि उस खंडन में उन्होंने लिखा कि जब वो सेबी में चली गईं, तब से वो कंपनी डोरमेंट है। इस कंपनी में अभी भी 99% हिस्सेदारी माधवी की है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के समन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कथित तौर पर शिवलिंग पर बिच्छू वाले उनके बयान के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को समन जारी किया था। झारखंड सरकार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाने और राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को धमकी देने का आरोप लगाया। झारखंड सरकार ने इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। बता दें, भाजपा ने शर्मा और चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों राज्य का लगातार दौरा कर रहे हैं। शर्मा के घटिया बयान तो सारी सीमाएं पार कर गए हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 9 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपकी दूसरी लिस्ट में सधौरा से रीता बामनिया, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और थानेसर से कृष्ण बजाज के नाम शामिल हैं। बता दें, आपके हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता कह चुके हैं कि सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची आएगी। बता दें, इसके पहले ये चर्चा काफी जोरों पर थी कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस और आपका गठबंधन हो सकता है। कल आपने अपनी पहली सूची जारी कर दी, लेकिन बात बनने से चूक गई। केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर कोई एक्शन न लेने के लिए केरल सरकार की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट 2021 में जब डीजीपी के सामने जमा की गई थी, तब केरल सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। बता दें, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को खंगालती ये रिपोर्ट 2019 में राज्य सरकार के सामने रखी गई थी। जस्टिस AK जयशंकरन नामबियार और CS सुधा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की ये रिपोर्ट SIT को सौंपने का निर्देश दिया। SIT को इस रिपोर्ट के आधार पर ये जांच करनी है कि क्या कोई संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध किया गया या फिर आगे की कार्रवाई करनी होगी। 2 हफ्तों में क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। कोर्ट ने कहा कि हम इसके बाद देखेंगे कि SIT की कार्रवाई न्याय संगत है या नहीं। बेंच ने कहा कि हम राज्य सरकार की निष्क्रियता से स्तब्ध हैं। CPM महासचिव सीताराम येचुरी की हालत गंभीर है। उनका इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया जा रहा है। यहाँ उन्हें ICU में रखा गया है। CPM की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कॉमरेड सीताराम येचुरी को सांस की नली में गंभीर संक्रमण हुआ है। डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है और उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि सेना से बातचीत के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन आज कर रहा हूं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को निर्देश दिया है कि वो अब सेना से बात नहीं करेगी, क्योंकि हमें उन्होंने धोखा दिया है। इमरान ने कहा कि 8 सितंबर की तारीख भी सेना ने दी थी और इसको लेकर NOC भी जारी हुआ। इस पर सेना ने हमें धोखा दिया। इसके साथ ही इमरान खान ने बताया कि 21 सितंबर को लाहौर में रैली होगी। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच मंगलवार की रात को प्रेसिडेंशियल डिबेट होनी है। नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले शायद ये एकमात्र डिबेट होगी। ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार बुधवार की सुबह 6:30 बजे होगा। ताजा सर्वे से पता चला है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की दौड़ में दोनों उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में ये डिबेट आगामी चुनाव अभियान की दिशा में एक हद तक सहायक साबित हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी इस हफ्ते एक साथ यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने के लिए ये नाजुक पल है। डेविड लेमी ने कहा कि दशकों में पहला ऐसा दौरा होगा। ये यूक्रेन के प्रति पश्चिमी देशों की प्रतिबद्धता दिखाएगा। वहीं ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन की प्राथमिकता यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर उसकी सहायता करना है। डेविड लेमी और एंटनी ब्लिंकन ने आरोप लगाया है कि चीन, ईरान और उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहे हैं। वहीं ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा, क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल रूस को दे रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।